नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने परिवार बीटा कोचिंग में। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। हम जीव विज्ञान के हम पाचन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। पाचन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम टच करेंगे। आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें, देखते रहें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहें। हम आगे एक न एक वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? आहार नाल में भोजन की क्रमाकुंचन गति का मुख्य कार्य क्या है? आहार नाल हमारी क्या होती है? गुहा से यानी मुख से जैसे हम भोजन की शुरुआत करते हैं और लास्ट में कहाँ तक जाता है? गुदा तक। यहाँ तक की पूरी लंबाई को बोलते हैं क्या? आहार कहनाल। इसे हम बोलते हैं एलिमेंट्री कहनाल ना, आहार नाल बोलते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है? इसकी लंबाई हम मानते हैं 8 से 10 मीटर या लगभग कह सकते हैं 9 मीटर। और ऐसे अगर फीट में बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 33 फीट होती है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? भोजन को आगे की ओर क्या होता है? ढकेलना। क्रमाकुंचन के माध्यम से। क्रमाकुंचन की गति का मतलब जिस तरीके से सांप अगर भोजन को निगलता है तो उसकी उसकी गति होती है ना, पहले थोड़ा सा ज्यादा फिर कम फिर ज्यादा फिर कम ना, उस गति को बोलते हैं क्रमाकुंचन गति। तो भोजन इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी, भोजन को आगे की ओर धकेलना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमसे? यदि किसी कारणवश यदि किसी कारणवश अमाशय की पैरिएटल कोशिकाएं काम करना बंद कर दें। जो अमाशय में पैरिएटल कोशिकाएं, पहली बात तो अमाशय में कोशिकाएं पाई जाती हैं जो मुख्यतः दो कोशिकाएं होती है। एक होती है ऑक्सीजनेटिक, एक होती है पेप्टिक। दो कोशिकाएं होती हैं। ऑक्सीजनेटिक से क्या निकलता है? HCl निकलता है। पेप्टिक से क्या निकलता है? रेनिन निकलता है और पेप्सिन निकलता है। दो निकलते हैं। तो जैसे ये कह रहा है कि अगर किसी बस क्या हो, पैरिएटल कोशिकाएं काम करना बंद कर देंगी तो इस प्रक्रिया पर सबसे अधिक प्रभाव क्या पड़ेगा? तो अगर हम बात करेंगे इसमें प्रभाव क्या पड़ेगा, तो जो हमारे पास पेप्सिनोजेन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है ना, वो क्या हो जाएगा? मतलब कहने का मतलब ये है, जो पेप्सिनोजेन का सक्रिय पेप्सिन में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा ना। तो वही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा इसका? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे। कह रहा है अमाशय में भोजन पहुंचने पर इसका माध्यम अम्लीय हो जाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? अभी हमने बात किया कि जो हमारे पास ऑक्सीजनेटिक सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहां से क्या निकलता है? HCl। HCl जैसे निकलेगा वो कहाँ जाएगा? अमाशय। अमाशय के किस भाग में जाएगा? कॉर्डिया में। कॉर्डिया में पहुंचकर वो भोजन को क्या बना देता है? अम्लीय बना देता है। अगर भोजन को अम्लीय बना देता है तो ये काम क्या करता है? भोजन को बैक्टीरिया से मुक्त करता है थोड़ा बहुत। अगर बैक्टीरिया से मुक्त करेगा तो भोजन हमारा क्या होगा? सड़ेगा नहीं पेट के अंदर ना। तो इन सब चीजों से क्या काम करता है? HCl। तो इसकी हम बात करेंगे। अम्लीय बनाता कौन है? इसको बनाता है अम्लीय HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है पित्त रस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता। जो पित्त रस में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता, फिर भी यह पाचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसका क्या कारण है? अगर हम इसकी बात करेंगे, जो पित्त रस है इसका मुख्य कारण हमारे पास क्या होता है? यह वसा की बड़ी कोशिकाओं को छोटी गलिकाओं में तोड़ता है। बिल्कुल सही बात, ये काम करता है। या अमाशय में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। बिल्कुल बनाता है। अमाशय में भोजन आया, अम्लीय था, जैसे ही ये पहुंचेगा छोटी आंत के ड्यूटेनम वाले भाग में जैसे पहुंचता है तो वहां से जो हमारे पास लीवर है, यकृत, वहां से क्या निकलता है? वहां से निकलता है पित्त रस। इकट्ठा कहाँ होता है? पित्ताशय में। पित्ताशय से हमारे पास कहाँ आता है? ये हमारे आता है छोटी आंत। और छोटी आंत में कहाँ आता है? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। क्योंकि जब मतलब अमाशय से भोजन हमारे पास कहाँ आता है? ड्यूडेनम में। तब तक भोजन हमारे पास क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन वहीं पर ये जाके पित्त रस यहाँ पे मिलता है, इस भोजन को क्या बना देता है? क्षारीय बना देता है। भोजन क्या बना देगा? क्षारीय बना देगा। ये भी बात सही है। फिर कह रहा है यह अग्नाशयी एंजाइमों है ना, यह अग्नाशयी एंजाइमों की कार्यप्रणाली के अनुकूल माहौल बनाता है। ये भी बात सही है। तो इसका मतलब इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या सही हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम युग्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों का पाचन के लिए अग्नाशय द्वारा स्त्रावित होता है, यानी अग्नाशयी रस जिसे हम बोल सकते हैं। अग्नाशयी एंजाइम जो निकलते हैं कौन कौन होते हैं? एक होता है एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। तो इसका हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है? अगर हम आहार नाल की सबसे लंबे भाग की बात करेंगे तो हमारे पास होती है छोटी आंत। कौन सी होती है? छोटी आंत। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लगभग 6 से 6.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की तुलना में लंबी क्यों होती है? शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी कभी जो मांसाहारी होते हैं, शाकाहारी में क्या होता है? शाकाहारी घास खाते हैं। क्या खाते हैं? घास खाते हैं। जबकि मांसाहारी घास वास नहीं खाते हैं। घास वगैरह में क्या पाया जाता है? सेलुलोज। तो सेलुलोज के पाचन के लिए क्या होती है? छोटी आंत का बड़ा होना जरूरी होता है। इसलिए क्या होता है, सेलुलोज के सेलुलोज के जो जटिल पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है। इसलिए इनके क्या होते हैं? छोटी आंत की लंबाई बड़ी हो जाती है, बड़ी होती ही है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेलुलोज के जटिल पाचन के लिए अधिक समय की आवश्यकता। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा क्षुद्रान यानी कि छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन के बाद क्रमशः किन किन अंतिम उत्पादों में परिवर्तित होते हैं? यानी कि छोटी आंत में जैसे प्रोटीन पच गया, ऐसा हमें पता है कि जैसे ही छोटी आंत में पहुंचता है तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस आता है। अग्नाशयी रस में क्या निकल के आता है? एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देगा। ट्रिप्सिन का काम क्या होगा? प्रोटीन का पाचन कर देगा। लाइपेज का काम होगा वसा का पाचन कर देगा। यानी अगर ये सब पाचन करेंगे तो टूटेंगे किस किस रूप में? अगर हम इसको बात करेंगे ये किस किस रूप में टूटते हैं, हम इसको बताएंगे। टूटने का इनका जो क्रम होता है वो ग्लूकोज में टूटेंगे, अमीनो अम्ल में टूटेंगे, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूटेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आते हैं, कह रहा अमाशय के भीतर की दीवार श्लेष्मा की परत से ढकी होती है। यदि श्लेष्मा नष्ट हो जाए तो क्या होगा? अमाशय, देखो अमाशय में जाएंगे तो अमाशय की दीवारें जो होती है चारों तरफ श्लेष्मा से इसलिए ढकी होती हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आता है क्या? HCl। HCl का मतलब समझ रहे हैं आप? HCl एक ऐसा अम्ल है जो कि क्या कहते हैं? HCl को बोलते हैं हम प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। अगर ये प्रबल अम्ल है तो पक्की बात है कि एसिड है। एसिड है तो कहीं पे जाएगा उस जगह को नुकसान पहुंचा देगा। तो उससे बचाव के लिए हम क्या यूज करते हैं? श्लेष्मा झिल्ली को। तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा अमाशय की दीवार पर अल्सर हो सकते हैं और HCl अमाशय को ही नुकसान पहुंचाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे आगे, कह रहे मानव पाचन तंत्र में लीवर का क्या मुख्य विशेषता है? अच्छा, लीवर क्या करता है? लीवर हमें पता है लीवर क्या होती है? लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर तुमसे पूछेगा लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन हो जाती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाती है? लीवर। इसके ऑप्शन के हिसाब से यही बात क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अगर नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो हम आएंगे, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है और यह संचित कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। इकट्ठा कहाँ होता है? गॉल ब्लेडर, मतलब कि पित्ताशय में इकट्ठित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही हो जाएगा। निर्माण कहाँ होता है? यकृत में यानी लीवर में। संचय कहाँ होता है? पित्ताशय में। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा छोटी आंत की दीर्घ रोम रसांकुर, है ना? अगर बात करेंगे छोटी आंत की दीर्घ रोम रसांकुर में अच्छा, रसांकुर का मतलब ये होता है हमारे पास वो उसको क्या बोलते हैं? विलाई, क्या बोलेंगे? विलाई। विलाई में रक्त वाहिकाओं को घना जाल होता है। इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या होता है? पचे हुए भोजन को अवशोषित करके पूरे शरीर में क्या होता है? इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और उसके द्वारा क्या होता है? पूरे में ब्लड ब्लड के द्वारा इसको क्या करना है? पहुंचा देती हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? पचे हुए भोजन को अवशोषित करके पूरे शरीर में रक्त के रूप में पहुंचाती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा?
सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा है मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है जो स्टार्च को पचाने की शुरुआत मुगुहा से ही कर देता है। तो मुगुहा में यानी लार में कौन सा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है ना। टाइलिन एंजाइम पाया जाएगा तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, टाइलिन एंजाइम ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा आहार नाल के किस भाग में किसी भी प्रकार का पाचन एंजाइम स्त्रावित नहीं होता और केवल भोजन का परिवहन होता है। कौन होता है, ग्रॉस नली होती है, यानी भोजन जैसे हम गुहा से हमारा जाता है, यहाँ गर्दन के पास पहुंचता है, गर्दन के पास हमारे क्या पाई जाती है, ग्रसनी पाई जाती है। ग्रसनी का मतलब क्या है, कॉमन चैम्बर है, किसका किसका, एक होता है फूड पाइप का, एक होता है एयर पाइप का। श्वास नली और आहार नली दोनों का क्या होता है, कॉमन चैम्बर होता है। फिर वहां से जो हमारे पास अमाशय में जो नली जाती है उसे बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, जिसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। वो क्या करती है, वहां पे कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता, बस भोजन क्रमा कुंचन के माध्यम से मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंच जाता है, अमाशय में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे, अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है कि अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है। अच्छा, मिश्रित ग्रंथि, ग्रंथियां हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, सॉरी दो प्रकार की क्या, तीन प्रकार की होती है। एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि, एक होती है मिश्रित ग्रंथि। अगर हम बात करेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं, तो हम बताएंगे ऐसी ग्रंथियां जिनमें क्या निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनमें से हार्मोन्स निकलते हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और ऐसी ग्रंथियां जिनमें से क्या निकले, एंजाइम निकले, उन्हें क्या बोलेंगे, बाह्यस्रावी ग्रंथि बोलेंगे। लेकिन जिनमें से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों निकले उन्हें बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलेंगे, मिश्रित ग्रंथि। जैसे हम मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो अग्नाशय जो पाचन में होता है वो कौन सी ग्रंथि होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर पूछ रहा है मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस पाचक एंजाइम में इंसुलिन हार्मोन्स दोनों, हाँ वही चीज है, यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले, कह रहा अपचित मतलब अनडाइजेस्ट भोजन से जल का अधिकतम यानी कि रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है। अच्छा हाँ, जो जल होता है इसके हम रीअब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो हमारे पास जल का जो भी एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ होता है, हमेशा बड़ी आंत में होता है। कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में। कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बड़ी आंत में। नेक्स्ट आएंगे तो कह रहा है यदि पित्ताशय यानी पित्ताशय मतलब जहाँ पे पित्तरस इकट्ठा होता है वहां पथरी हो जाए और उसे ऑपरेशन करके निकाल दिया जाए तो मरीज अपने आहार में किस पोषक तत्व की मात्रा कम करने की सलाह दी जाएगी। यानी आपके पथरी हो जाती है कहाँ पे, पित्ताशय में, गॉल ब्लेडर में, है ना। अगर पथरी हो जाती है, अगर उसको ऑपरेशन करके निकाल दिया जाता है तो आपको डॉक्टर सलाह देता है कि आप ये चीज का सेवन मत करिए, जिसमें मैक्सिमम कोशिश की जाती है आप फैट वाली चीजें मत खाइए, ऑयली चीजें मत खाइए, जिसमें क्या पाया जाए, वसा की मात्रा या फैट की मात्रा पाई जाए। तो ऑप्शन नंबर इसकी क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास कह रहा है कि ट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम के सक्रिय होने के लिए किस प्रकार का माध्यम की आवश्यकता होती है। अच्छा बताओ ट्रिप्सिन कहाँ निकलता है, ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो हमारे पास ट्रिप्सिन निकलता है छोटी आंत में। कहाँ पे, जब हमारे पास अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है तो वहां से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन। अगर ट्रिप्सिन निकलेगा तो ट्रिप्सिन तभी निकलेगा जब पित्तरस, पित्तरस कहाँ जाएगा, ड्यूडेनम में जाएगा, भोजन को क्या बना देगा, क्षारी, क्योंकि अमाशय से जब आया था तो क्या था, अम्ली, और जैसे ही वहां पहुंचा क्या हो गया, क्षारी। अब क्षारी होगा तुरंत इधर से क्या निकलेगा, इधर से निकल आएगा हमारे पास ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन हमारा प्रोटीन का पाचन करता है। तो ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्षारी। तो क्षारी होगा तभी ये निकलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, क्षारी। नेक्स्ट आते हैं मानव आहार नाल में, है ना, मानव आहार नाल में अपेंडिक्स किसका अवशोषी अंग माना जाता है, वो जब पाचन में कोई सक्रिय भूमिका नहीं निभाता है। अच्छा हम अपेंडिक्स की बात करते हैं तो अपेंडिक्स हमारी पाई जाती है बड़ी आंत, बड़ी आंत में। बड़ी आंत के किस भाग में पाई जाती है, बड़ी आंत के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाँ बताइए, बड़ी आंत के तीन भाग कौन कौन से होते हैं, होता है सीकम, कोलोन और रेक्टम। अगर हम तो बात करेंगे जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स हमारे पाई जाती है सीकम में। कहाँ पाई जाती है, सीकम में एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। इसका उपयोग धीरे धीरे कम होता, पहले अगर हम मानते थे कि जब
इंसान आदि मानव टाइप था, तो मतलब बंदर जैसे उसकी संरचना थी, बंदर जैसे होता था, तो सेलुलोज वोलुलोज लिया करता था, यानी कि घास खाता था, पत्तियां खाता था, तो उसके शरीर में सेलुलोज की मात्रा बढ़ जाती थी। अगर सेलुलोज की मात्रा बढ़ेगी तो उसके पचाने के लिए हमारे पास एक अवशेषी अंग होता था जिसे बोलते थे अपेंडिक्स। लेकिन समय के बढ़ते बढ़ते समय के साथ साथ इंसान इन सब चीजों का सेवन करना बंद कर दिया। तो कहते हैं, हमारे साइंस की भाषा में कहते हैं, जिस अंग का उपयोग कम होना शुरू हो जाता है वो अंग धीरे धीरे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। जैसे पहले अगर इंसान बंदर रहा होगा तो उसको पूंछ रही होगी, लेकिन धीरे धीरे आते समय में पूंछ क्या हो गई, विलुप्त हो गई। तो वैसे ही ये क्या है, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या हुई, एक ऐसी अवशेषी अंग है कि जो कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है बड़ी आंत में। कहाँ पाया जाएगा, बड़ी आंत में पाया जाता है। छोटी आंत या बड़ी आंत के जोड़ में भी कह सकते हैं ना। एकदम लास्ट में बड़ी आंत में जो तुम्हारे पास सीकम वाला भाग होता है उसके साइड में पाया जाएगा। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर स्थित क्या, अंधी नाल का, ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे आगे, कह रहे अमाशय द्वारा स्त्रावित पिप्सिनोजेन ना, पिप्सिनोजेन को सक्रिय पिप्सिन में बदलने का कार्य कौन करता है ना। ये करता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। कौन करता है, HCl। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, और ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 21 हमसे कह रहा है कि अमाशय की भित्ति है ना, अमाशय की भित्ति द्वारा स्त्रावित जठर रस, अमाशय में जो जठर रस निकलता है में से कौन सा घटक उपस्थित होता है। अच्छा, जठर रस में कौन सा होता है भाई, जठर रस की बात करेंगे। जठर रस में क्या पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है HCl पाया जाएगा, पेप्सिन पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो क्या पाया जाएगा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। अगर इसमें रेनिन भी होता तब भी सही हो जाता, लेकिन रेनिन नहीं दिया तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। कह रहा है मनुष्य के दांतों में कौन सा प्रकार भोजन को चीरने और फाड़ने के काम आता है। अच्छा, मनुष्य के दांतों की बात करेंगे तो चार प्रकार के दांत होते हैं। कौन होते, इंसीजर होता है, कैनिन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। अगर हम इंसीजर की बात करेंगे तो इंसीजर की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, चार। कितनी हो जाएगी, चार। आगे वाले जिसे हम बोलते हैं स्माइलिंग टीथ है ना, आगे वाले हमारे हो जाएंगे। इनका काम क्या होता है, किसी चीज को काटने का काम होता है। लेकिन अगर हम कैनिन्स या रदनक की बात करेंगे, ये हमारे पास जो दांत होते हैं इनका काम होता है चिड़ने और फाड़ने का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चिड़ने या फाड़ने का काम। नेक्स्ट आएंगे तो बोलेंगे एक वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है। अगर वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र की बात करेंगे, इसे बोलते हैं 21-23/21-23, जिसमें क्या होता है, दो कृंतक, एक रत्नक है ना, दो कृंतक, एक रत्नक और दो अग्र चमड़क, तीन चमड़क। तथ जबड़े के आधे भाग में ना, जो हमारे पास जबड़ा है इसके आधे भाग में ये पाया जाएगा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा 21-23। ठीक है, 21-23 की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही, 21-23। नेक्स्ट आएंगे 24 नंबर, क्या कह रहा है, अमाशय से निकलने वाले अर्ध पचित और अम्लीय भोजन के मिश्रण को क्या कहा जाता है। जैसे अमाशय से निकला भोजन से क्या बोलेंगे, काइम। क्या बोलेंगे, काइम। मुंह में भोजन होगा तो क्या बोलेंगे, बोलस। लेकिन अगर आप अमाशय से भोजन बोलेंगे क्या होगा, काइम। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही, काइम। 25 नंबर पे आएंगे, भोजन को निगलते समय है ना, कह रहा है कि भोजन को निगलते समय इसे श्वास नली में जाने से रोकने वाली ढक्कन, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है। हमने पढ़ा ना, इसे बोलते हैं एपीग्लॉस्टिस। क्या बोलते हैं, एपीग्लॉस्टिस। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एपीग्लॉस्टिक का काम क्या होता है कि जो हमारे पास गर्दन के पास ग्रसनी होती है, जो क्या होती है, जो फूड पाइप और एयर पाइप का क्या होता है, कॉमन चेम्बर होता है, वो क्या करती है एपीग्लॉस्टिस की भोजन को मतलब फूड पाइप में जब भोजन जाता है तो श्वास नली की तरफ वो हो जाती है, श्वास जब जो सांस लेते हैं तो फूड पाइप की तरफ चली जाती है, यानी श्वास नली में भोजन ना जाए इसको रोकने का काम करती है कौन, एपीग्लॉस्टिस। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
अमाशय के निचले भाग और छोटी आंत के शुरुआती भाग, है ना, अमाशय के निचला भाग और छोटी आंत के शुरुआती भाग के बीच कौन सा संकोचक पेशी स्थित होता है जो भोजन के निकास को नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमाशय के निचले भाग और छोटी आंत के शुरुआती भाग के बीच कौन सा संकोचक पेशी मस्कुलर वाल्व है स्थित होता है जो भोजन के निकास को नियंत्रित करता है? इसमें होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पाइलोरिक इंस्फिंक्टर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? ये देखिए, कहाँ शुरू हो जाता है? हमारे पास होता है मुख गुहा से। कहाँ शुरू हो जाता है? मुख गुहा से, जहां से लार लार का एंजाइम टाइलिन क्या करता है, वहीं से शुरुआत कर देता है। तो मुख गुहा से। ऑप्शन नंबर पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 28 नंबर कह रहा है वसा के बड़े पायसीकृत, है ना, वसा के बड़े पायसीकृत अणुओं को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ने का कार्य कौन करता है? तोड़ने का कार्य कौन करता है? ये सब काम करता है लाइपेज। कौन करेगा? लाइपेज। वसा की बात करें तो कौन आ जाएगा? लाइपेज। हम इसकी बात कर चुके हैं तो बोल देंगे क्या? ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। फिर क्या है? इमल्सीकरण ना, इमल्सिफिकेशन या इमल्सीकरण प्रक्रिया का सही अर्थ क्या है? अगर हम इसके सही अर्थ की बात करेंगे, ये होता है बड़ी वसा गलिकाओं को छोटी छोटी गलिकाओं में तोड़ता है। यानी कि जो बड़े वसा के बड़े बड़े अणु होते हैं उनको छोटे छोटे अणुओं में क्या कर देता है? तोड़ देता है। इसी को बोलते हैं इमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की। कह रहा है आंतरी रस, है ना, आंतरी रस में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्टाइडेज, है ना, जो आंतरी रस होते हैं, इंसेस्टियल जूस जूस जिसे बोलते हैं, में पाए जाने वाले एंजाइम में पेप्टाइडेज का मुख्य कार्य क्या है? अगर इसके मुख्य कार्य की बात करेंगे, इसका काम होता है पेप्टाइड्स को एमिनो अम्ल में बदलना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदलना। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है मानव पाचन तंत्र में अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने और उनका उपयोग ऊर्जा निर्माण व ऊतक की मरम्मत के लिए, वहाँ ऊतकों की मरम्मत में होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, है ना, मतलब क्या हो जाए? अवशोषित पोषक तत्व जो पहुंचते हैं शरीर का निर्माण भी करते हैं, है ना, ऊतक की मरम्मत में भी काम काम आते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? इन्हें बोलते हैं स्वांगीकरण। स्वांगीकरण नहीं होगा तो चीजें घटित नहीं होंगी, इसको बोलेंगे स्वांगीकरण। नेक्स्ट, नेक्स्ट सॉरी 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 नेक्स्ट आएंगे, तो आएंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है कि लीवर, है ना, लीवर मतलब यकृत की बात कर रहा है, लीवर की बात कर रहा है, में विषैले अमोनिया को कम हानिकारक किस पदार्थ में बदला जा सकता है? तो कौन से पदार्थ में बदला जा सकता है? अगर इसकी बात करेंगे तो इसमें बदला जा सकता है, लीवर की बात करेगा तो हम क्या बात करेंगे यहाँ पे? यूरिया। किसकी बात कर देंगे? ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। नेक्स्ट आएंगे, तो कह रहा है लीवर और अग्नाशय दोनों की नलिकाएं मिलकर छोटी आंत के किस भाग में खुलती हैं? हमने बात कर चुके हैं, कौन सा? ड्यूडेनम में। कहा? ड्यूडेनम को क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी या ड्यूडेनम। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, यदि किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक प्रोटीन की कमी रहे, यानी कोई भोजन करता है तो उसमें प्रोटीन की कमी बहुत दिन तक रहे, तो उसके पाचन एंजाइमों के निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई उसके पाचन के एंजाइमों में क्या प्रभाव पड़ सकता है? अगर बहुत दिन से प्रोटीन की कमी है तो पाचन एंजाइमों के निर्माण में कमी आएगी, क्योंकि सभी एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन ही से होते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंजाइमों के निर्माण में कमी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है दूध के प्रोटीन केसिन को पचाने वाला कौन सा विशेष एंजाइम छोटे बच्चों के अमाशय में पाया जाता है? इसे क्या बोलते हैं? रेनिन। क्या होता है? रेनिन। ऑप्शन नंबर ए सही। इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, रेनिन हो गया। जब हम भोजन चबाते हैं तो जीभ का मुख्य पाचन संबंधी कार्य क्या है? जब हम भोजन को चबाते हैं तो जीभ का मुख्य पाचन संबंधी कार्य क्या है? तो जीभ क्या करती है? अगर हम जीभ की बात करेंगे तो क्या करती है? जीभ जो है अच्छी तरीके से भोजन को लार के साथ अच्छी तरह मिलाना और निगलने में मदद करना, यही होता है क्या?
जीभ का काम, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की, कह रहा है बड़ी आंत, है ना, बड़ी आंत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। बड़ी आंत के बारे में पढ़ें, अब देखेंगे। यहाँ भोजन का मुख्य पाचन होता है, नहीं भाई ये गलत बात है, यहाँ भोजन का मुख्य पाचन तो नहीं होता, मुख्य पाचन हमेशा छोटी आंत में होता है। या छोटी आंत से लंबाई में अधिक लंबा होता है, बिल्कुल गलत बात है। इसका व्यास ज्यादा होता है लेकिन लंबाई क्या होती है, कम होती है। या छोटी आंत से चौड़ाई में अधिक चौड़ी होती है लेकिन लंबाई में छोटी होती है, ये बात 100% सही है। ऑप्शन नंबर इसकी क्या हो जाएगी, सही। ये लंबाई में तो छोटी आंत से छोटी होती है लेकिन व्यास में चौड़ाई में क्या होती है, बड़ी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है आहार नाल में अपचित और अनावशोषित अपशिष्ट पदार्थ अस्थायी रूप से कहाँ जमा रहता है। अच्छा, अगर इसकी बात करेंगे तो कहाँ जमा होता है, मलाशय में। कहाँ, मलाशय हमारे पास होता है, बड़ी आंत का सबसे अंतिम भाग जिसे बोलते हैं रेक्टम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आहार नाल का सीधा हिस्सा नहीं है बल्कि एक सहायक पाचक ग्रंथि है। ये बताइए भाई, ये कौन सी ग्रंथि, ये तो हो जाएगी लीवर। कौन हो जाएगी, लीवर है, जो इसका सीधे हिस्सा तो नहीं होती है लेकिन हेल्प बहुत तगड़े से करती है, क्या हो जाएगा, लीवर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 40, कह रहा है पीलिया रोग में त्वचा और आंखों का रंग क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। यह पाचन तंत्र के किस अंग में खराबी और किस रंजक के बढ़ने से होता है। रंजक मतलब पिगमेंट, पिगमेंट होता है इसके लिए ब्लू, क्या बोलते हैं इसको, पिंजक, बिलरुबिन क्या होता है, जो हमारे पास पिगमेंट होता है उसे बोलते हैं बिलरुबिन। और कहाँ हो जाता है, लीवर में। लीवर डैमेज होता है, पीलिया कभी आपको होगी तो डैमेज क्या होगा, लीवर। और जो पीला रंग इसके कारण आता है किसके कारण आता है, बिलरुबिन के कारण आता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही। ऑप्शन नंबर बी बिलरुबिन के कारण। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 है, तो कह रहा है मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनकी संख्या क्या होती है, 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, 3 जोड़ी। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है दांतों के ऊपरी सबसे और सफेद और सबसे कठोर आवरण को क्या कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, इनेमल। क्या बोलेंगे, इनेमल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही। और ये जो इनेमल होता है हमारे पूरे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। अगर पूछे बॉडी का हमारे सबसे कठोर या हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है तो क्या होता है, इनेमल। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही, इनेमल। फिर कह रहा है 43 में, कह रहा है टूथ डीके यानी दांतों का गिरना या दांतों का खराब होना, इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण की अगर हम बात करेंगे, इसके मुख्य कारण की हम बात करेंगे तो क्या होता है, बैक्टीरिया द्वारा जो होता है शर्करा प्रक्रिया करके अम्ल बनाना जो इनेमल को मृदु बना देता है। यानी कहने वाला जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, शर्करा प्रक्रिया करते हैं और एक अम्ल बना लेते हैं। और जैसे अम्ल बनाएंगे जो हमारे दांतों का सबसे ऊपरी कठोर भाग है इनेमल ना, इसको क्या कर देंगे, कमजोर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 44 में, तो कह रहा है अमाशय के दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथियों से पिप्सिन के साथ कौन सा एंजाइम निकलता है जो दूध दूध को फाड़ने और पचाने में काम करता है। कौन सा होता है, पिप्सिन निकलता है, इसके साथ रेनिन निकलता है। रेनिन क्या करता है, दूध को पचाता है, बच्चों में दूध का पाचन करता है। पिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। निकलते कहाँ से हैं, ये सारे के सारे निकलते हैं कौन सी, इसके निकलते हैं वहां से। और कौन सी ग्लैंड, कौन सी कोशिका होती है, एक जठर ग्रंथि में एक ऑक्सीजनेटिक कोशिका और एक होती है पेप्टिक कोशिका। पेप्टिक कोशिका से निकलते हैं कौन कौन से, पेप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट आएंगे अगला, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रेनिन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी रेनिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, रेनिन। नेक्स्ट आएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि यकृत द्वारा बनाए गए पित्तरस में कौन से दो प्रमुख बाइल पिगमेंट्स पाए जाते हैं। तो अगर फिर से लीवर की बात कर रहा है तो हमारे पास बिलरुबिन पाया जाएगा, है ना। बिलरुबिन के साथ साथ क्या पाया जाएगा, बिलीवर्डिन, है ना। मैंने हमें याद करना है, जो हमें याद करना है बिलरुबिन। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आएंगे आगे 46 में, कह रहा है छोटी आंत का मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, इनका सही क्रम शुरुआत से अंत तक क्या हो सकता है। इनका सही क्रम की बात करेंगे तो क्या होता है, डी जे आई, है ना। क्या होता है, डी जे आई यानी डेडनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। यानी
ऑप्शन नंबर हमारे पास बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे आते हैं, कह रहा है आंतरी रस में मौजूद कौन सा एंजाइम जटिल मैल्टोज शर्करा को ग्लूकोज के दो अणुओं में तोड़ देता है। तो ये कौन होता है, मैल्टोज होता है। कौन होता है, मैल्टोज। मैल्टोज क्या करता है, मैल्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, तो कह रहा है दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा, है ना, दूध में जो पाई जाने वाली, दूध दूध देखो कभी हम पीते हैं तो दूध में हल्का मीठापन होता है ना, तो क्या होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है। तो दूध में पाई जाने वाली प्राकृतिक शर्करा को पचाने वाले एंजाइम लैक्टेज की कमी से कौन सी स्थिति पैदा हो सकती है, यानी अगर हमारे पास लैक्टोज की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, कौन सी स्थिति पैदा हो सकती है, उसे बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। क्या बोलेंगे, लैक्टोज इंटॉलरेंस। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। फिर आगे आगे क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है कि आहार नाल में बोलस का सही अर्थ क्या है। अगर हम बोलस की बात करेंगे, बोलस कहाँ पाया जाता है, बोलस पाया जाता है जब हमारे पास मुख गुहा में भोजन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे तो पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है अमाशय में अम्लीय भोजन का मिश्रण। अमाशय की बात कर दिया तो सिंपल सा गलत बात है। ऑप्शन नंबर 6 छोटी आंत की बात कर दिया तब भी है गलत है। ऑप्शन नंबर डी मलाशय की बात कर दिया तब भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मुख गुहा में लार के साथ चबाया और मिलाया गया भोजन का बोला, इसे क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बोलस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है यकृत में ग्लूकोज के अत्यधिक मात्रा में जमा होने पर, यानी जो लीवर में है, लीवर में अगर ग्लूकोज अधिक मात्रा में जमा हो जाए तो वह किस रूप में संचित होता है, उसे बोलते हैं क्या, अगर हमारे पास जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजन। लीवर में अगर हमारे पास ग्लूकोज जमा हो जाए तो उसे बोलते हैं ग्लाइकोजन, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है विषम पोषी जीवों में, है ना, जो विषम पोषी होते हैं जीवों में अमीबा अपना भोजन किस संरचना की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा जो होता है, अमीबा की संरचना आप देखिएगा ऐसे करके दबता है, फिर चारों ओर से दबता है, फिर अपना आकार चेंज कर लेता है। तो जो हमारे पास अमीबा होता है, कौन से आकार से क्या करता है, अमीबा अपना भोजन किस संरचना की सहायता से क्या करता है, ग्रहण करता है। उस संरचना का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस संरचना का नाम हमारे पास क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं, हिंदी में तो बोलते हैं कूटपाद। क्या बोलते हैं, कूटपाद। लेकिन अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो उसको बोलते हैं सूडोपोडिया। क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सूडोपोडिया। फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है पैरामीशियम, है ना, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान पर होता है। पैरामीशियम भी हो जाएगा, जैसे अमीबा होता है वैसे क्या होता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण एक निश्चित स्थान पर होता है। भोजन को उस स्थान तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, अगर पहुंचाने का कार्य कौन करता है उसे बोलेंगे क्या, उसको बोलते हैं सीलिया। ऑप्शन नंबर कोई दिया सीलिया, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सीलिया है, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा, सही, सीलिया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, 53 कह रहा है मृत जीवी पोषण करने वाले जीव, है ना, मृत जीवी पोषण करने वाले जीव जैसे क्या फंगी, है ना, ब्रेड मोल्ड, अपना भोजन किस प्रकार पचाते हैं। जो मृत जीवी होते हैं, मरी हुई चीजों पर निर्भर करते हैं, और अपना भोजन को किस प्रकार पचाते हैं, तो क्या करते हैं, शरीर के बाहर ही एंजाइम क्या कर देते हैं, शरीर के बाहर जो है एंजाइम को स्त्रावित करके भोजन को घोलते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, अवशोषित करते हैं। यानी मृतोप जो होते हैं अपने एंजाइम को क्या करते हैं, शरीर के बाहर ही क्या करते हैं, घोलते हैं और क्या कर लेते हैं, फिर अवशोषित कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 54 की, कह रहा है प्रकाश संश्लेषण और पाचक जीवों के संदर्भ में जो जीव दूसरे जीव को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण और पाचक जीवों के संदर्भ में बात कर रहा है। प्रकाश संश्लेषण और पाचक जीवों के संदर्भ में, है ना, क्या होता है, जो जीव दूसरे जीवों को बिना मारे उनसे पोषण कर लेते हैं क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं परजीवी। क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे जोंक हो गया, है ना, ये क्या करता है, अपना भोजन बिना किसी को मारे क्या कर लेता है, अपना भोजन का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अमाशय का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा होता है। अगर अमाशय की बात करेंगे तो अमाशय का जो शेप होता है जे शेप का होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जे शेप का। नेक्स्ट आता है
क्षुद्रांत यानी छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट के पूर्ण पाचन के बाद बनने वाला अंतिम उत्पाद क्या है? अगर छोटी आंत में जब कार्बोहाइड्रेट हमारा पूरी तरीके से पच जाता है तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है ना? क्या देता है? ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही हो जाएगा। फिर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो कह रहा है बड़ी आंत के उस भाग को क्या कहते हैं जहां छोटी आंत समाप्त होती है और बड़ी आंत की शुरुआत होती है? उसे क्या बोलते हैं? सीकम। ऑप्शन नंबर बी सीकम। फिर उसके बाद क्या आता है? कोलोन। फिर क्या आता है? रेक्टम। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही। ऑप्शन नंबर बी सीकम। नेक्स्ट आएंगे 58 नंबर सवाल में, तो कह रहा है मलाशय से अपचित अपशिष्ट का बाहर निकलना किस पेशी द्वारा नियंत्रित होता है? यानी जैसे मलाशय से क्या होता है? गुदा द्वारा भोजन कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं गुदा संकोचक पेशी। एनल एनल स्फिनेक्टर ना, तो इसे बोलेंगे गुदा संकोचक पेशी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक वसा युक्त भोजन करता है तो उसके पाचन में सबसे अधिक कार्यभार किस पाचक ग्रंथि को करना पड़ेगा? यानी अगर आप फैट वाली चीज, ऑयली चीज ज्यादा सेवन करेंगे तो सबसे ज्यादा दिक्कत आपको कहाँ होगी? लीवर में। कहाँ होगी? ऑप्शन नंबर बी लीवर। नेक्स्ट आएंगे, मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक पाचन का उदाहरण है? रासायनिक पाचन मतलब केमिकल डाइजेशन। अगर केमिकल डाइजेशन की बात करेंगे तो उसको बात करेंगे एमाइलेज एंजाइम द्वारा स्टार्च का शर्करा में टूटना, है ना? स्टार्च क्या होता है? शर्करा के रूप में टूट जाती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, तो कह रहा है मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? अगर मनुष्य में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम की बात करेंगे तो सही क्रम हमारे पास क्या निकल के आ सकता है? आप बताओ। सबसे पहले क्या होता है? भोजन का अंतर ग्रहण। फिर क्या होता है? पाचन। फिर क्या होता है? अवशोषण। फिर क्या होता है? स्वांगीकरण। फिर क्या होता है? बहिष्करण। तो हमें ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है? ऑप्शन नंबर का क्या मिल रहा है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है? सही हो रहा है। तो इसको मान देंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आएंगे 62, तो कह रहे हैं लार में पाए जाने वाले एमाइलेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करता है? स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का या मंड का पाचन करता है। तो इसे क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर सी स्टार्च को सरल शर्करा में तोड़ना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमाशय की आंतरिक स्तर, है ना, अमाशय की आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा कौन करता है? अरे भाई, अमाशय में जब HCl आता है तो HCl के बचाने के लिए क्या लगते हैं? म्यूकस म्यूकस या श्लेष्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं ना। श्लेष्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आहार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? अगर हम पूर्ण पाचन की बात करेंगे तो कहाँ हो जाएगा? पूर्ण पाचन हमेशा होता है छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे, कह रहा है क्या कि यकृत यानी लीवर द्वारा स्त्रावित पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य बताएंगे तो क्या करेगा? भोजन को पहली बात तो क्षारीय भी बनाता है, वसा का एमल्सीकरण करता है, लीवर का ही काम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। फिर आएंगे नेक्स्ट, कह रहा है अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए, अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है? अच्छा ये बताओ, अम्लीय माध्यम में सक्रिय होगा और प्रोटीन का पाचन करेगा, कहाँ करेगा? अमाशय में। उसके लिए कौन सा एंजाइम होगा? उसके लिए होता है कौन सा? पेप्सिन। कौन होता है? पेप्सिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मतलब पेप्सिन। नेक्स्ट आएंगे, तो कह रहा है अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले ट्रिप्सिन और लाइपेज एंजाइम क्रमशः किसका पाचन करते हैं? जो अग्नाशयी रस होते हैं इसमें पाए जाने वाले ट्रिप्सिन और लाइपेज क्रमशः किसका पाचन करते हैं? अगर ट्रिप्सिन की बात करेंगे तो प्रोटीन का पाचन करेंगे, लाइपेज की बात करेंगे तो वसा का पाचन करेंगे। तो कौन है? प्रोटीन और वसा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर कह रहा है 68, यानी छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले उंगलियों जैसे प्रवर्ध विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? अभी हम पढ़े हैं विलाई का मुख्य कार्य क्या होता है? ये क्या करेंगे? भोजन का अवशोषण करके अपने ब्लड वेसल्स द्वारा, मतलब खून के द्वारा, ब्लड के द्वारा इसका करेंगे, भोजन को मतलब पहुंचाएंगे अलग अलग जगहों पर। तो क्या कह रहा है? इसका बात करेंगे 68 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बताएगा अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल को बढ़ा देना। इसके लिए यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।
69 क्या कह रहा है, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है। अच्छा, बड़ी आंत के मुख्य कार्य की बात करें तो बड़ी आंत में भोजन का कुछ ना कुछ अवशोषण तो होता ही है, लेकिन मैक्सिमम इसमें क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। लेकिन अगर ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो ऑप्शन कह रहा है अपचित भोजन में जल का अवशोषण। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कह ही रहा है जल का अवशोषण, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के संदर्भ में मनुष्य किस श्रेणी में आता है। ये आपको बताना है, हम इसके लिए आपको छोड़ दे रहे हैं ये क्वेश्चन। इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होता है, जो मनुष्य होता है वो किस में आता है, स्वपोषी में आता है या विषम पोषी में आता है या मृत जीवी में आता है या परजीवी में आता है। आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और आप इतनी देर तक इस चैनल पे बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही बने रहिए निरंतर, हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।